श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लव जिहाद। लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और उसके लिए उन्होंने क्या क्या बोला है ये भी हम आपको बताते हैं कि और ये आखिरकार लव जिहाद आया कहाँ से, कौन लेके आया, किस तरीके से इनका सपोर्ट जो है वो कौन कर रहा है। तो इस एक धनक एक है संस्था है जिसके संस्थापक आसिफ इकबाल हैं। आसिफ इकबाल जब हिंदू की हो या मुस्लिम की महिलाएं हो या पुरुष हो, जब वो परिवार से पूर्ण रूप से जब वो दुखी हो जाती, यानी कि दुखी से मतलब कि जब उनको मना कर दिया जाता है शादी के लिए, तब वो क्या करती हैं कि ये धनक एक संस्था है जिससे वो जुड़ती हैं। और उससे जुड़ने के बाद ये जब परिवार विवाह की अनुमति देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है कि नहीं हम भाई शादी नहीं करने देंगे, तो हिंदू और मुस्लिम जोड़े धनक से संपर्क करते हैं। उसमें जो एज होती है उनकी 20 से 30 की एज होती है और उसमें जब परेशान पुरुष हो या महिला हो, जब वो इस समूह में उनके परिवार से बात करें और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने की मदद करते हैं। उसके बाद धनक आने वाले जोड़ों में 52% हिंदू महिलाएं उसमें जुड़ी जाती हैं जो मुस्लिम पुरुषों से शादी करने की योजना बनाती हैं। वहीं 42% मुस्लिम महिलाएं जो हिंदू पुरुषों से शादी करने की योजना बनाती हैं। तो इसके जो मेन संस्थापक हैं वो इकबाल हैं, आसिफ इकबाल, जो इनको सहायता देता है। धनक जो है वो एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है जो अंतर धार्मिक जोड़ों को, यानी इंटरफेथ जो कपल्स होते हैं और उनके ऐसे जोड़े को सहायता प्रदान करते हैं जिन्हें ऑनर किलिंग जो है या पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ता है और उन्हें कानूनी मदद, सुरक्षित आश्रय और परामर्श दिया जाता है। आसिफ इकबाल इसी धनक के संस्थापक यानी को फाउंडर है और प्रमुख व्यक्ति भी माने जाते हैं जो जोड़ों को प्यार करने और उनकी अपनी पसंद की जो साथी चुनने के लिए अधिकार जो है वो देते हैं, उनके खिलाफ जो है आवाजें उठाते हैं कि हाँ ये गलत है। तो ये धनक आखिर आया कहाँ से, क्या है धनक? तो धनक 2005 में दिल्ली में शुरू हुआ था और एक एनजीओ है। इसका मतलब इंद्रधनुष है जो अलग अलग धर्मों के लोगों को प्यार दर्शाता है कि कैसे प्यार किया जाता है, लव की कहानी सुनाता है, लव करना सिखाता है, और वो भी हिंदू की लड़कियों को और मुस्लिम की लड़कियों को कि कैसे जो है इनको एक दूसरे में कैसे शादी करनी है, कैसे उनको फंसाना है, कैसे इसमें अपने जाल में जो है उनको फंसाना है। जिस तरीके से चिड़िया को जाल में फंसाया जाता है वैसे ही उनको कैसे फंसाना है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। ये जोड़ों को उत्पीड़न और धमकियों से बचने के लिए हेल्पलाइन, कानूनी सहायता और सुरक्षित जो घर यानी सेफ हाउस जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं बाकायदा। आसिफ इकबाल कहाँ से आए, कौन है? तो ये इसी के संस्थापक है। उन्होंने भारत में अंतरधार्मिक जोड़ों के अधिकारों के लिए काम किया, उन्हें समर्थन दिया। प्रेम, शांति और मानवाधिकार के परोपकार माने जाते हैं वो। आसिफ इकबाल धनक के माध्यम से उन जोड़ों की मदद करते हैं जो अलग धर्म या जाति के होते हैं और उनका जो मेन मकसद होता है वो जो रीजन वो है समाज और परिवार के विरोध का जो सामना करते हैं और उन्हें सुरक्षा और कानून सहायता देते हैं। जब समझ जाते हैं कि अब इनका कोई नहीं है और ऐसे लाचार और गरीब लोगों को ही टारगेट बनाते हैं, जैसा कि अभी बीच में हो रहा था जो गोरखपुर वहां के थे, गोरखपुर में पकड़े गए थे मुल्ला जी जिन्होंने पूरी तरीके से यानी कि पूरा वो करके रखा था कि हाँ किस तरीके से लड़कियों को फंसाते थे। उनको एक कोड था उनका और उस कोड के थ्रू उनको बेचते थे और उसके बाद बेचने के बाद उनका कारोबार किया जाता। तो हम बात करते हैं KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लखनऊ का है ये यूनिवर्सिटी, बड़ी ही प्रतिष्ठित है, बड़ा ही नाम है उसका और उसमें
कई लोगों को यानी लव जिहाद और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों के बाद हड़कंप जब मचा तब पता चला, और फिर सीएम योगी जी ने इसमें दखल के बाद आरोपी डॉक्टर यानी रमीजुद्दीन नामक के एक जो व्यक्ति था उसको सस्पेंड भी कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी कैंपस में गैंग बनाकर धर्मांतरण का खेल खेल रहा है, और वो भी खेल किस तरीके से, यानी एक ऐसी जगह यानी कि जहां पे पैथोलॉजी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन वो सहकर्मी हिंदू महिला डॉक्टर के को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया, फिर आरोपी से शादी का झांसा देकर उससे जो है फिजिकल रिलेशन बनाया उसने, और उसके बाद में सच्चाई छिपा कर पीड़िता को इस्लाम कबूल करने के लिए उस पर प्रेशर डाला, मानसिक यानी कि मेंटली उसको जो है टॉर्चर किया। उसके बाद में 17 दिसंबर को हॉस्टल में उसको एक पॉइजन की गोली खिलाकर उसको आत्महत्या की कोशिश की गई कि मतलब इसको इस तरीके की जहरीली जो है गोलियां खाकर, और उसने जब हॉस्टल में आत्महत्या की कोशिश की तब जब किसी ने उसकी जो शिकायत जब की गई तब उसने पूरी कहानी सीएम योगी आदित्यनाथ को रखी। जब जांच के आदेश दिए गए योगी द्वारा तब उसमें केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी को तत्काल उसको प्रभाव में सस्पेंड करके कैंपस प्रवेश को रोक दिया, यानी वहां पे रोक लगा दी गई है। तो सोचिए इस तरह वही है कि एक ऑटो वाला वो भी इस तरीके से था जिसने लड़कियों को अपने उसमें फंसाता था। 23 लड़कियों के साथ में उसने खिलवाड़ किया। तो गैंग बनाकर जो यहाँ पे धर्मांतरण कराने की जो संगीन जो आरोप लगाए गए हैं, तो डॉक्टर होते हुए इस तरीके के कार्य कर रहा था। जैसे अल फला यूनिवर्सिटी का नाम तो अभी आपने सुना होगा, कितने लोग फंसे थे, कैसे कितने चाल। तो ये डॉक्टरों की आड़ में आजकल क्या हो रहा है, डॉक्टरों की आड़ में ऐसे घिनौने क्या डॉक्टरों के ऊपर से भी मरीजों का विश्वास उठ जाएगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हमारी हत्या करने के प्रयास से ये आए हैं, सफेद कोट पहन के ये काले कारनामे करने जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ये इस तरीके से जो हुआ है, तो उसमें डॉक्टर ने खुद मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात कर अपनी आप बीती सुनाई, और उसके बाद पीड़िता का जो आरोप है उसे जो रमीजुद्दीन नामक एक जो अकेला नहीं है बल्कि कई लोगों का ग्रोह है, बल्कि वह केजीएमयू परिसर में एक पूरा गैंग चला रहा है जो धर्मांतरण के काम में जुटा हुआ है। इस तरीके से पूरी कहानी जब बताई गई तब प्रशासन ने इसमें पूरी रिपोर्ट जो है वो तलब की है, और योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज कर और कानूनी कार्यवाही अब शुरू कर दी गई है। तो आप सोचिए इस तरीके से लोगों को कैसे जो है अपने जाल में फंसाकर और किस तरीके, लेकिन ये कहां से आई है, ये इकबाल धूनर यानी कि वो लड़कियों को टारगेट बनाते हैं जो पीड़ित होती हैं, जो लाचार होती हैं, जो गरीब होती हैं, उनको ही क्यों टारगेट बनाया जाता है। ऑटो रिक्शे वाले ने क्या किया उसका प्रकरण सुनिए। तो ऑटो चालक इमरान नाम का व्यक्ति 23 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। वो अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। यानी मथुरा का रहने वाला इमरान हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनके साथ में अश्लील फोटो उनकी खींचकर उनसे संबंध बनाता था, उनसे अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। उसके बाद इमरान अब तक यानी 23 लड़कियों को फंसा चुका था, और उसके बाद उसका जो टारगेट था वो 50 हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाना था। अपनी मंशा उसने खुद अपने व्हाट्सएप पर ये बताई, लगाई उसने स्टेटस पर कि हमारी क्या मंशा थी। ये 10 जून 2025 का मैटर है अभी का, और यूपी के मथुरा का है। सोचिए 50 लड़कियों का टारगेट था उसको फंसाना, लेकिन उसने 23 लड़कियों को आखिर अपने जाल में फंसा ही लिया। तो सोचिए ऐसे वैसे ही इब्राहिम वर्सेस अंजलि का केस क्या। तो इब्राहिम और अंजलि का जो केस आया था वो भी छत्तीसगढ़ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, बड़ा ही चर्चा में रहा था। लव जिहाद का केस है, इसमें जो प्रेम विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि अंजलि जैन नाम की एक लड़की थी इब्राहिम सिद्दीकी से शादी की थी,
लेकिन अंजलि के परिवार वालों को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्होंने लव जिहाद बताते हुए इसका विरोध किया। उसके बाद में अंजलि ने घर को छुड़ाकर, यानी सखी सेंटर में उनको रखा गया। घर से उनको नहीं, घर में नहीं रखा गया, घर से छुड़ाकर उसको सखी सेंटर में रखा गया ताकि उनको समझाया बुझाया जा सके, जहां से वह खुद को प्रताड़ित बताए जाने की पूरी कहानी बताई कि मैं अपनी मर्जी से भाग कर आई हूं, मुझे कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया इब्राहिम ने, और मैं इब्राहिम से ही शादी करना चाहती हूं, बल्कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप ही हमको सता रहे हैं, लजा रहे हैं। तो उसने अपनी मर्जी से बताया कि मैंने शादी की और साथ ही पति के साथ जाने की गुहार लगाई। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने के आदेश ने इस में उसकी मर्जी और बालिग होने की वजह से पति इब्राहिम के साथ जाने की अनुमति दे दी, और जिसे मानवाधिकार संगठनों ने भी इस केस को उठाया था। और क्यों दे दी थी? क्योंकि भाई लड़की ही राजी थी, और रिहाई जो है वो देरी से और ये सब क्यों हुआ था, तो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है उसको रिहाई में देरी हुई अंजलि की, और उसके बाद उन्होंने सखी सेंटर से उसको छुड़वाकर और उसको अनशन पर बैठ गई थी, जिसको उसको छुड़ाकर और उसको उसके साथ जाने का फैसला दे दिया। यानी 2019 नवंबर 2019 में सखी सेंटर से रिहा करके उसे पति इब्राहिम के साथ जाने दिया गया। क्यों जाने दिया गया? क्योंकि उसकी अपनी खुद थी, उसका अपना मेजर थी, उसकी अपना फंडामेंटल राइट था, इस वजह से उसको रोका नहीं जा सकता। अगर उस लड़के की मर्जी ना होती तो एक बार वाकई रहे, लेकिन माँ बाप चिल्लाते रहे, लेकिन उस लड़की ने कहा मैंने अपनी मर्जी से शादी की और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, बल्कि मेरे माँ बाप हमें लजाते हैं, सताते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं, इस वजह से इसमें माँ बाप ने कुछ नहीं कर पाए और वो लड़की उसके साथ चली गई। ये भी एक लव जिहाद का ही मैटर था, छत्तीसगढ़ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट। एक मैटर और है, वेबसाइट पर विज्ञापन देखा और उसमें उनको प्यार हो गया, विवाह हो गया। इस केस में क्या हुआ था, मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़की थी, इनके बीच में विवाह से संबंधित है। और यह कैसा मैटर है, यानी कि इसमें जो आरोप लगाया गया है, तो महिला ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उसके बाद केरल हाई कोर्ट ने 24 मई 2017 में तो 24 मई 2017 को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो यहाँ पे दाखिल की गई, उसकी सुनवाई हुई। इस विवाह में को अमान्य घोषित कर दिया गया था। आरोप क्या था कि 19 दिसंबर 2016 को कोल्लम के पास यानी पुथुर जुमान मस्जिद में संपन्न हुआ था यह विवाह। महिला जो होम्योपैथिक की छात्रा थी ने अपना जो नाम बदल लिया। नाम बदलने के बाद साफिन जहां ने अगस्त 2016 में अपने परिवार के साथ उससे मुलाकात की और वही है कि वेबसाइट पर विज्ञापन के थ्रू इसमें उनकी मैरिज हुई। ये भी लव जिहाद। तब उसने जब परिवार वालों ने इसमें भी विरोध किया तो उसमें भी ये हुआ कि नहीं, यहाँ पे उसकी मर्जी थी और उसने अपनी मर्जी से विवाह किया। इस तरीके से जाल में फंसाकर इस तरीके से उसके साथ में विवाह करना कहाँ से है? और फिर ये ऐसा क्या करते हैं जिसमें कि लड़कियों का बिल्कुल माइंड जो है बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने माँ बाप के विरोध में चली जाती है। ऐसा क्या उनको समझाया जाता? कहीं ऐसा तो नहीं वही धनक वाला जो है कि वहां के जो संस्थापक हैं उन्होंने उनके पास जाके वो ऐसी ऐसी बातें जो उनको बताते हैं कि वो परिवार से इतनी हेट करने लगती, परिवार से इतनी नफरत करने लगती हैं और जो उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया उनसे नफरत करके और वो जो 2 दिन में 4 दिन का में मिला उससे इतना जो है लगाव हो जाता है। आखिर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो ये सुंघाते हैं या फिर कौन सा ऐसा मंत्र है जो पढ़ते हैं जिससे कि लड़कियों का माइंड बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है अपने माँ बाप से अलग होके और सिर्फ उस लड़के के लिए उनके लिए जो सिर्फ 4 दिन की मुलाकात में उनके साथ में रहे और उनसे प्यार हुआ और उसके बाद उस प्यार के जाल में फंसने के बाद में विवाह कर लिया और फिर बाद में कुछ सालों बाद उनको समझ में आता है, तब तो बहुत देर हो चुकी है और उसके बाद में वो दर दर की ठोकरें खाती हैं। फिर उसके बाद में फिर कानून के दरवाजा खटखटाती हैं और फिर माँ
माँ बाप को बताती हैं, लेकिन उसमें इतनी देर हो चुकी होती है कि कोई भी कोई कदम उठा ही नहीं सकता है। जिस तरीके से वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हैं, वैसे ही उनके पास सिर्फ एक रास्ता रहता है। अगर माँ बाप ने उनका साथ दे दिया, कानून ने उनकी जो है अगर उन तक पहुंच गई है तो उनको बचा लिया, नहीं सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही वो रहता है रास्ता, और वो है सुसाइड का। और वो सुसाइड करके और सिर्फ ये बताना चाहती हैं कि उनके साथ में धोखा हुआ। पहले उनको समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में जब समझ में आता तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो रमीजुद्दीन जैसा व्यक्ति अकेला नहीं है कि उसने पहली बार ऐसा कोई कार्य किया हो। कई लड़कियों के साथ ऐसा कृत्य हो चुका है जिसमें वो अपनी बात, अपनी जात छुपाकर लड़कियों को फंसाते हैं अपने जाल में। फंसाने के बाद उनसे शादी का झांसा देकर उनको साथ में ले जाते, या तो उनको बेच देते हैं और या फिर उनसे शादी करने के कुछ सालों बाद उनको प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, और उसके बाद में उनके साथ ना जाने क्या क्या करते हैं। वही है कि आरोपी रमीजुद्दीन ने पीड़िता से ये बात छुपा कर रखी थी कि उसकी पहली पत्नी भी है, और फरवरी में जब उसको भनक लगी हिंदू लड़की को, धर्म परिवर्तन के लिए उसने उससे विवाह का नाटक किया कि हाँ कि तुम धर्म परिवर्तन करा लो तब हम तुमसे शादी करेंगे। इसकी भनक लगते ही जब पहली पत्नी को छोड़ने का उसने वादा भी किया, लेकिन शर्त रखी कि पीड़िता को अपने धर्म को बदलना होगा। जब उसने इनकार किया तो उसने उस पीड़िता को छोड़ दिया और उसे मानसिक यानी मेंटली टॉर्चर करने लगा, और टॉर्चर करने के साथ साथ में उससे मतलब टूटकर पीड़िता ने जान देने की कोशिश जब की, तब ये खुलासा सामने आया कि हाँ वाकई में ये कैसी जो है ये विडंबना थी। किस तरीके से उसने इसमें इस संदिग्ध नेटवर्क का जब उसने पर्दाफाश किया कैंपस में कि क्या हो रहा है, तब लोगों को पता चला कि हाँ एक डॉक्टर की आड़ में क्या क्या कर रहा था। ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज, न्याय की गुहार जब लगाई उस महिला ने, तब पता लगा कि हाँ कि वहां पे कितनी बड़ा साजिश चल रही थी लव जिहाद की। तो सोचिए क्या क्या हो रहा है देश में, और इसके पीछे कितना बड़ा गैंग है जो ये खेल खेल रहा है। तो अगर यूपी के योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम ना होते हैं तो शायद वो लड़की भी अपनी जान गंवा देती। लेकिन अब इस डॉक्टर के साथ में क्या होगा, जैसे अल फलाह के डॉक्टर के साथ हुआ है। अब ये डॉक्टर तो डॉक्टर अपने पुश्तों तक भूल जाएगा कि हाँ कि उसने किस तरीके का जो है ये कर्म किया है, और उसके कर्मों की सजा अब उसको मिलनी ही है, क्योंकि वो किसके हत्थे चढ़ा है, सीएम योगी के हत्थे। और यूपी की सरकार किसी भी जुर्म को, किसी भी अपराध को छोड़ती नहीं है जब तक उसको सजा ना दे दे, जब तक उसकी करतूतों का उसे फल ना मिल जाए, जब तक उसको समझ में ना आ जाए कि उसने जो कर्म किया है उसका गलत नतीजा ही होता है। तो जब तक उसको अपने कर्मों की सजा ना मिल जाए, उसको अपने कर्मों का फल ना मिल जाए, जब तक उसको बख्शा नहीं जाएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।